सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। इटली के यूनिफिकेशन को एक और नाम दिया गया है, वो है रिसॉर्जिमेंटो। इसका मतलब होता है रिसर्जेंस, पुनरुत्थान। इटली के लोग काफ़ी साल गुलामी झेलने के बाद आज़ाद होने के लिए एक होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिसर्जेंस या फिर रिसॉर्जिमेंटो। इसमें 4 लोग काफ़ी मुख्य हैं। इनका नाम है विक्टर इमैनुअल टू, काउंट कैवोर, ग्यूसेप मजीनी और ग्यूसेप गैरीबाल्डी। इस वीडियो के खत्म होने तक आप इन चारों लोगों के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जान जाएंगे। इटली 4 पावर्स के बीच में डिवाइडेड था: सर्डिनिया, पाइडमाउंट, ऑस्ट्रिया, पेपल स्टेट्स और स्पेन। आप मैप से समझिए, इटली 4 भागों में डिवाइडेड है। पहले भाग को हम लोग बोलते हैं सर्डिनिया पाइडमाउंट, जिसे हमने ऑरेंज कलर से रेफर किया है। दूसरा भाग ऑस्ट्रिया नाम के देश के कंट्रोल में है और ये भाग ब्लू कलर से हमें दिख रहा है। बीच में आता है पेपल स्टेट्स और इटली का सदर्न भाग स्पेन कंट्रोल करता है। एक एक करके हम लोग इन चारों पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग है सर्डिनिया पाइडमाउंट। सर्डिनिया पाइडमाउंट पर इटली की प्रिंसली फैमिली रूल कर रही थी और यहाँ के राजा थे विक्टर इमैनुअल सेकंड, और उनके अंदर चीफ मिनिस्टर का काम कर रहे थे काउंट कैवोर। इटली जो है वो सर्डिनिया पाइडमाउंट के अंदर में ही यूनिफाई होता है। इसका मतलब है कि सर्डिनिया पाइडमाउंट बाकी के तीनों हिस्सों को कब्जा कर लेगा और मिल करके बनाएगा एक इटालियन स्टेट। इसमें 2 आदमी का काफी बड़ा रोल है, सर्डिनिया पाइडमाउंट के राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड और वहाँ के चीफ मिनिस्टर काउंट कैवोर। काउंट कैवोर का रियल नेम कैमिलो बेंजो था। ये एक डिप्लोमेट थे और इन्हें इटालियन यूनिफिकेशन का फादर भी रिगार्ड किया जाता है। देखिए, काउंट कैवोर ने कभी भी हथियार नहीं उठाए, पर इन्होंने डिप्लोमेसी करके यानी बातचीत करके ही बाकी एरिया को अपने अंदर में मिला लिया, और जहाँ पर बातचीत से काम नहीं हुआ, यहाँ इन्होंने कुछ अलग ही ट्रिक लगा करके उन एरिया को जीता है। तो ये काफी इंटेलिजेंट आदमी थे और इनका बहुत बड़ा रोल है इटालियन यूनिफिकेशन में। अगला भाग है नॉर्थ इटली, जिसे कंट्रोल करता था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को ये भाग मिला था ट्रीटी ऑफ वियना से। ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगला एरिया है पेपल स्टेट्स का। पेपल स्टेट्स को कंट्रोल करते थे पोप। क्रिश्चियन धर्म में जो सबसे बड़े गुरु होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोप। पोप की अपनी कोई आर्मी नहीं थी, पर इन्हें प्रोटेक्शन देता था फ्रेंच आर्मी, यानी कि यहाँ पर फ्रांस के सोल्जर स्टेशन्ड थे। यहाँ आसपास के सारे देश क्रिश्चियन धर्म के ही थे, इसीलिए वो सब पेपल स्टेट्स की काफी इज्जत करते थे। और आखिरी भाग है सदर्न इटली, जिसे कंट्रोल करता था स्पेन। यहाँ पर 2 स्टेट्स हैं, सिसिली और नेपल्स। इटली को एक करने में और यहाँ के लोगों में ये भावना लाने में ग्यूसेप मजीनी का बहुत बड़ा रोल है। इनका जन्म हुआ था जेनोआ में 1807 में। जेनोआ सर्डिनिया पाइडमाउंट के अंदर में आता है। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की थी, कार्बोनरी। उस समय इटली को एक करने की बात करना सरकार से पंगा लेने के बराबर था, इसीलिए ये लोग छुप करके काम करते थे और उसे ही कहते हैं सीक्रेट सोसाइटी। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी खुद भी बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप, और इनका काफी बड़ा रोल है इटली को यूनिफाई करने में। ये देखिए, इटली अभी 4 भागों में बटा हुआ है। ऑरेंज कलर से सर्डिनिया पाइडमाउंट, नॉर्थ इटली का एरिया ऑस्ट्रिया कंट्रोल कर रहा है, बीच में रेड कलर से पेपल स्टेट्स, और येलो कलर से जो एरिया है वो स्पेन कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहला भाग है कंक्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इटली। सबसे पहले नॉर्थ इटली का जो एरिया है वो कब्जा होने वाला है, और इसके लिए सर्डिनिया पाइडमाउंट फ्रांस का सपोर्ट लेता है। वो फ्रांस से एक अलायंस करता है कि वो दोनों मिल करके ऑस्ट्रिया से लड़ेंगे। सर्डिनिया पाइडमाउंट को पता था कि वो अकेले ऑस्ट्रिया को नहीं हरा सकता है, इसीलिए उसे फ्रांस की मदद लेनी पड़ी। ये सारा दिमाग काउंट कैवोर का ही था। इसके बदले में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया से 2 एरिया ले लिया। वो एरिया था नीस और सेवॉय। नीस और सेवॉय आप मैप में देख सकते हैं, रेड कलर से मार्क किया गया है। ये सर्डिनिया पाइडमाउंट का इलाका है और ये दोनों एरिया फ्रांस को चला जाता है, पर इसके बदले में फ्रांस उन्हें मदद करता है नॉर्थ इटली वाला एरिया जीतने में। एक बड़े से नॉर्थ इटली को कैप्चर करने के लिए छोटे से 2 एरिया सेवॉय और नीस को फ्रांस को सौंपना पड़ा था। और इसके बाद होती है ऑस्ट्रो सर्डिनियन वॉर 1859 में, और इसमें फ्रांस की मदद से सर्डिनिया जो है वो ऑस्ट्रिया को हरा देता है और लोम्बार्डी वाला इलाका कब्जा कर लेता है। और उसके बाद मैप कुछ इस तरीके से हो जाता है, नॉर्थ इटली का पूरा एरिया वो सर्डिनिया पाइडमाउंट के अंदर में आ जाता है। स्टेप नंबर 2 था साउथ इटली को कब्जा करना। इसमें एक इंसान की मदद ली जाती है जिसका नाम था ग्यूसेप गैरीबाल्डी। काउंट कैवोर ग्यूसेप गैरीबाल्डी को हथियार के साथ साउथ इटली में भेजते हैं। ग्यूसेप गैरीबाल्डी अपनी पूरी सेना लेकर के साउथ इटली में जाते हैं और वहाँ पर लोगों को भड़काते हैं सरकार के खिलाफ। वहाँ का सरकार स्पेन कंट्रोल कर रहा था और धीरे धीरे ग्यूसेप गैरीबाल्डी उस पूरे एरिया को कब्जा करने में सक्सेसफुल होते हैं। और जब ग्यूसेप गैरीबाल्डी उस पूरे एरिया को जीत लेते हैं तो वो एरिया काउंट कैवोर अपने हाथ में ले लेते हैं और उस पूरे एरिया को सर्डिनिया पाइडमाउंट में मिला देते हैं। ये ग्यूसेप गैरीबाल्डी की एक तस्वीर है और ये उनका सेना है। रेड कलर से जितने भी लोग थे वो ग्यूसेप गैरीबाल्डी के लोग थे, और ये लोग जाकर के उस पूरे सदर्न इटली के एरिया को कब्जा करते हैं। और इसी के साथ सदर्न इटली वाला भाग भी सर्डिनिया पाइडमाउंट के अंदर में आ जाता है, यानी कि नॉर्थ इटली और साउथ इटली दोनों सर्डिनिया पाइडमाउंट खुद से नहीं लड़ता है, बल्कि एक जगह पर वो फ्रांस की मदद लेता है और दूसरे जगह पर वो ग्यूसेप गैरीबाल्डी और उनके लोगों का सहायता लेता है।
और तीसरा स्टेप था पोप का सरेंडर। देखिए, दोनों नॉर्थ इटली और साउथ इटली के सर्डिनिया पाइडमाउंट से हारने के बाद अभी भी पोप से लड़ना बाकी था, और पोप से लड़ना सर्डिनिया पाइडमाउंट के लिए उल्टा पड़ सकता था, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फ्रांस सपोर्ट करता था पोप को, और पोप का इज्जत बाकी क्रिश्चियन देशों में भी काफ़ी था। ब्रिटेन, यूएस, हर कोई पोप की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। पर इस बीच सर्डिनिया पाइडमाउंट को एक मौका तब मिलता है जब फ्रांस जो है वो प्रूसिया से लड़ने में व्यस्त हो जाता है, और फ्रांस की आर्मी कम होती रहती है। इसीलिए फ्रांस जो पेपल स्टेट्स में अपनी आर्मी रखा हुआ था उसे वापस बुला लेता है, और ये मौका देख करके सर्डिनिया पाइडमाउंट पोप से मिलता है, और पोप जो है वो सर्डिनिया पाइडमाउंट के अंदर में सरेंडर कर देते हैं। पर सर्डिनिया पाइडमाउंट, जो कि अब इटली कहलाने लगा था, वो पोप को अभी भी रिस्पेक्ट देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके लिए हम एक छोटा सा कंट्री बना करके रखेंगे, और वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी बन करके तैयार होती है। और इसी के साथ पोप के सरेंडर के साथ जो इटालियन यूनिफिकेशन है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ये वेटिकन सिटी की एक तस्वीर है। ये वर्ल्ड की सबसे छोटी सिटी है। यहाँ पर कुल 450 लोग रहते हैं, पर ये क्योंकि क्रिश्चियन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें काफ़ी लोग इस जगह को घूमने के लिए आते हैं एज अ टूरिस्ट। तो पोप के सरेंडर करते ही इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ये होता है साल 1871 में, और विक्टर इमैनुअल II, जो सर्डिनिया पाइडमाउंट के राजा थे, वो अब पूरे इटली के राजा बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।